हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग नोवर निखिल चैनल। इस चैनल में मैं आपको अलग अलग टाइप के फैक्ट्स बताता हूँ और आपके द्वारा आए हुए क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, साइंस से हो, रिलीजन से हो, टेक से हो या फिर एग्जाम से ही क्यों ना हो। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेट बैंक पीओ 2017 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा इस वीडियो में। और बेसिकली मैं सिविल सर्विसेज को छोड़ के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को निकाल चुका हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाकू आदमी नहीं हूँ जो कि 3-4 महीने 5 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा। मैं बहुत ही एग्ज़ाम के टाइम के आसपास आगे ही पढ़ता हूँ और इसलिए मुझको पता है सारे तरीके, कौन सा माइंड सेटअप, प्रोसेस, सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पता है कि उस वक्त जो लास्ट टाइम आता है उस वक्त एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या सब चीज़ें करनी होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, माइंड सेटअप क्या होता है, अप्रोच क्या होता है एग्ज़ाम को लेकर के। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में आप SBI प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, मतलब आपको पहले कोई आइडिया नहीं है रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का, और आपके एग्ज़ाम में बस 20-25 दिन बचे हैं, तो आप तो भूल जाओ, आप तो फेल हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी पढ़ा हो या पिछले साल पढ़ा हो, एक बार उन्होंने सिलेबस थोड़ा बहुत पता हो, उनको नॉलेज हो, क्वांट की थोड़ी नॉलेज हो, थोड़ी सी रीजनिंग नॉलेज हो, इंग्लिश जानते हो। ये भी नहीं कि ABCD नहीं जानते, आप आ गए हो फेल हो जाओगे, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास बेसिक नॉलेज है। अगर बेसिक नॉलेज है तो आप इस वीडियो को देखिए, आप 15 से 20 दिन में ईजिली बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकाल दोगे। और एक और बात है कि मैं इस एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो वीडियो के लास्ट में होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। तो सबसे पहले SBI पीओ के एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कैसा होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट मिलते हैं। सिर्फ 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 35 क्वेश्चंस मैथ्स के और रीजनिंग के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कम होते हैं, बट फिर भी इंग्लिश का कट ऑफ जाता है। एक बार आप कट ऑफ देखिए सारा, जो कि सेक्शनल कट ऑफ है इसका बैंक पीओ का। इसमें आप देख सकते हैं इजीली कि 7 नंबर के आसपास कट ऑफ जा रहा है मैथ्स का, 7.25 जा रहा है रीजनिंग का, और 7 जा रहा है रीजनिंग का, 7.25 जा रहा है मैथ्स का, 8.75 जा रहा है इंग्लिश का। तो आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन होने के बावजूद भी इसका कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है। तो ये कट ऑफ है, कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं है, यानी आपको सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में उसको इंडिविजुअली सेक्शनल कट ऑफ को पार करने के लिए। प्लस 47.5 का कट ऑफ है आपका मेन एग्ज़ाम का, जो टोटल ओवरऑल कट ऑफ है, यानी जो इसको पार करेगा और ये सेक्शनल कट ऑफ पार करेगा वो ही प्रीलिम्स पास होगा। तो आपको ये दोनों कट ऑफ पास करना पड़ेगा। तो इसको पास करने के लिए आप, मैं एक एक करके सारे सेक्शन को आपको डिवाइडेड बताऊंगा, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बुक्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी कौन सी बुक्स अच्छी हैं जिनको मैं पढ़ के पास हुआ हूँ और आप भी पढ़ के पास हो सकते हैं। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है एक, मैं सारे बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहेंगे तो वहाँ से खरीद सकते हैं या कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और एक आपकी मैथ्स की बुक आती है, अर्थमेटिक, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक आती है, RS वर्मा करके कोई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पतली है मैथमेटिक्स के हिसाब से और ट्रिक्स दिए हुए हैं फास्ट ट्रैक इसके अंदर, बहुत अच्छी बुक है। और रीजनिंग की मैंने बता दी। और आपके इंग्लिश के लिए मैं लूसेंट की इंग्लिश की एक बुक आती है, ग्रीन कलर का कवर होता है उसका, मैं वो रिकमेंड करूँगा, उसमें नॉलेज बहुत है, वो एक अकेली सफिशिएंट है किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। एक बुक जितनी मैंने आपको बताई है सारी अपने आप में सफिशिएंट है, सिविल सर्विसेज को मैं हटा दूँ तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या तो उनको डाउनलोड कर लीजिए या कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप कहीं से भी आपके पास रखा होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आएगी। और मैं भी ये भी कहूँगा कि बुक भी साथ में लेके बैठे तो अच्छे से समझ में आएगी, आप चीज़ें टिक कर लें उसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर उन टॉपिक्स को पढ़ें। ये समझिए कि आखिर SBI पीओ का एग्ज़ाम का अप्रोच क्या है, वो एग्ज़ाम लेते क्यों हैं। इस एग्ज़ाम में वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते, नॉलेज जैसे CGL में या फिर और भी दूसरे एग्जाम्स में नॉलेज टेस्ट होती है। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में, जो कि सिर्फ 3 ही है, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इसमें सिर्फ आपको
3 या 4 चैप्टर भी कर दोगे आप तो आप इजीली पास हो जाओगे। इसमें आपका टेस्ट नहीं होता आपके नॉलेज का, इसमें आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट है, स्किल का टेस्ट है, स्पीड का टेस्ट है कि कितनी तेज़ी से आप उन क्वेश्चंस को करते हो, सिवाय इसके कि आपको कितना ज़्यादा आता है वो आपको मेंस में टेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जितना भी पढ़ो वो बहुत अच्छे से आना चाहिए और बहुत ही फास्ट उसका आंसर आना चाहिए आपको, और वो तभी होगा जब आपको प्रैक्टिस होगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट बताता हूँ जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छे से कि रीजनिंग का क्या हिसाब है। तो रीजनिंग में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन वाले क्वेश्चन, पजल, कंक्लूजन स्टेटमेंट, बस इन्हीं 4 टॉपिक से सारे क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। बस यही 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक को आपको कर लिया तो आप पास हो। लेकिन इसमें जो आपका वो पज़ल का जो सेक्शन होता है वो सबसे हार्ड माना जाता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पज़ल में से ही आते हैं। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस पज़ल में से आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 35 क्वेश्चन में 15 से 20 के आसपास अगर पज़ल में आते हैं तो पज़ल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और मोस्टली 90% लोगों को पज़ल नहीं आता। अगर आपको पज़ल नहीं आता तो बाकी सब चीज़ें अच्छी आनी चाहिए। पज़ल के अलावा बाकी सब चीज़ों में एक भी अटैम्प्ट ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन का जो कि गलत हो जाए, आपको सब अच्छे से आना चाहिए। तो अगर जैसे पज़ल है, पज़ल आपको अगर आइडिया ना हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं सर्कल में, जैसे कि 6-7 लोग सर्कुलर में बैठे हैं एक सर्कल में, ABCD उनके नाम है, और ऐसे आपको दे देगा कि जो A है वो B से सेकंड स्टेप लेफ़्ट में बैठा हुआ है, और A और B के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, C और D के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, और आपको बताना होता है कि ABCD की पोजीशन क्या है। जो ये क्वेश्चन मैंने बताया सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है पज़ल का। पज़ल के क्वेश्चन हार्ड कब हो जाते हैं? हार्ड तब हो जाते हैं जब उसमें लॉजिक्स के 2 या 3 लेयर आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, इसके अंदर बस एक ही तरीके से दिमाग लगाना था। जैसे सर्कल में लोग बैठे हैं, और जो सर्कल में लोग बैठे हैं वो 8 पोजीशंस में हैं, और आपको बस उनकी पोजीशन का आइडिया दे दिया गया कि A इतने लेफ़्ट में है, B इतने लेफ़्ट में है, C इतने राइट में है, और आपको उसके हिसाब से अपना एक ही वे में दिमाग लगा के उसको पता करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आते हैं, आप उस क्वेश्चन को कर दो, इसकी प्रैक्टिस आप करो। लेकिन इसमें क्वेश्चन कहाँ ट्विस्टिंग हो जाएगा, एक लेयर क्या आ जाएगा कि जो A और B जो भी लोग हैं उसमें से 50% लोगों का डायरेक्शन अंदर है, 50 और बाकी 50% लोगों का बाहर है। ये थोड़ा ट्रिकी होगा, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीमली ट्रिकी तब होता है जब आपको इसके अंदर और एक चीज़ जुड़ जाती है। जैसे अब आपको बोल देगा कि इन सबको अलग अलग म्यूज़िक पसंद है, अलग अलग सिंगर्स पसंद है। जैसे बोल दिया अब मिस्टर A को सपोज़ सोनू निगम पसंद है, तो आपको उसके अंदर बोल देगा कि जिस आदमी को सोनू निगम पसंद है वो A के लेफ़्ट में बैठा है। अब A के लेफ़्ट में सोनू निगम बैठा है, यानी जब तक आपको सारे सिंगिंग के पज़ल नहीं सॉल्व कर देते तब आपको पता नहीं चलेगा कि किसको सोनू निगम पसंद है, और जिसको सोनू निगम पसंद होगा वही वहाँ बैठेगा। तो ये 3-3 लेयर में जब लॉजिक्स लग जाते हैं तो वहाँ पे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि 3 लेयर वाले क्वेश्चंस मत सॉल्व करो, इग्नोर कर दो एग्ज़ाम में। अगर आपको आता है, अच्छे से आता है तो आप करो, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको नहीं आता है। अब देखिए, दूसरा चीज़ है आपका रिलेशन वाले क्वेश्चन, जैसे कि X Y की माँ है और उसका बेटा है Z, और Z का बेटा हुआ, Z की शादी हुई एक और किसी से, फिर उसका बेटा हुआ, उसका X से क्या रिलेशन होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ट्री बना लिया करो। जैसे X एरो मार के X Y का बेटा है, तो इस तरीके से आप अगर ट्री बना के लिख के करोगे तो आप गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, और आपको इस एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे ईजी है। अगर आपको ये नहीं हुआ तो कोई नहीं होगा। दूसरा ईजी है कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ईजी आता है। मोस्टली स्टेटमेंट्स के आते हैं कि जैसे कि सन राइजेज इन ईस्ट एग्जाम्पल, और आपको इसका कोडिंग दे रखा होगा कि LMN जो भी दे रखा होगा, और आपको आइडिया लगाना होगा। और ऐसे कई स्टेटमेंट दे रखे होंगे जिन स्टेटमेंट्स में सन कॉमन होगा और उनके कोड्स कॉमन होंगे, उनको मैच कर करके आपको कोड बनाने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी बुक में देखें, जो बुक मैंने रिकमेंड की आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर आपके पास वो बुक है तो उस बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपके पास आपको जो भी बुक पसंद है आप उन बुक्स को देख लीजिए और उनमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करिए। तो कोडिंग डिकोडिंग, आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग और रिलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते तो आप ऐसे ही फेल हो, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। एक सिंगल वे में दिमाग लगता है इन क्वेश्चंस में, और इसमें आपको नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाओगे। अब आपके पास आया कंक्लूजन स्टेटमेंट। ये असलियत में आपको पास करा सकता है।
बस यही टॉपिक है जो आपको पास करा सकता है। रीजनिंग अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिकॉज ये 10 मार्क्स तक का आता है। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस करके भी आते हैं। 2014-15 के जो हैं क्वेश्चन, 16 के, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप उनको देखो एक बार, उसको समझो, आपको दिख जाएगा कि 5 से 10 क्वेश्चन ईजिली आते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं वो। और मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैसे कंक्लूजन स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और आप इसको अच्छे से समझें। देखिए एक एग्जांपल है जिसमें कि दिया हुआ है कि ऑल विलेजेस आर डिस्ट्रिक्ट बट नो विलेज इज़ अ कंट्री। तो इसका देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम पहले सर्कल बनाएंगे जिसमें कि एक बड़ा सर्कल होगा डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर एक छोटा सर्कल होगा विलेज, बिकॉज सारे के सारे विलेज डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि विलेज ना हो। और एक कंट्री का सर्कल हम बनाएंगे जो कि डिस्टेंस जो डिस्ट्रिक्ट से टच हो रहा होगा। ये एक मेरा टेक्निक है जो मैं ऐसा इसलिए बनाता हूँ बिकॉज जो विलेज है कोई भी विलेज कंट्री नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट भी कंट्री ना हो। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट भी कुछ कंट्री है, गारंटी नहीं है, इसलिए इसको ओवरलैप बस हल्का सा सर्कल पे टच किया गया, अंदर तक नहीं लिखा गया है। और अब इसको बनाने के बाद हमें क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तो कोई भी गलती नहीं होगी। और ये एग्जांपल था, आप इससे देख के अच्छे से समझ सकते हैं। और ये 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। क्वेश्चन का मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि ये देख सकते हैं आप, ये f इज़ इक्वल टू n और f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू l, l इज़ ग्रेटर देन d। ये एक स्टेटमेंट है, और यहाँ पे जो ये है ये टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे, यानी ये स्टेटमेंट एक खत्म हो गया, और अगला स्टेटमेंट है l इज़ इक्वल टू a। अब इसका कंक्लूजन ये लिखा हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन d और f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी ये ऊपर लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट में क्या ये दोनों फिट होते हैं, ये दोनों क्या सही है उस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो देखते हैं, पहला चेक करते हैं, n इज़ ग्रेटर देन d। अब आपको क्या करना है, n को देखना है। n देखिए f के बराबर है, और f ग्रेटर देन इक्वल टू l है, l इज़ ग्रेटर देन d है, तो इजीली n ग्रेटर देन d है। लेकिन अगर यहाँ ये लिखा होता है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ये सही नहीं होता। अब अगला देखते हैं, f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसके अंदर देखिए a l के बराबर है, तो यहाँ पर जो l है वहाँ पर उसकी जगह हम लिख सकते हैं सीधा a, ताकि हमको ईजिली समझ जा सके दूसरे स्टेटमेंट में। तो हमने l की जगह लिख दिया a। अब देखिए क्या f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू l है, हाँ f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हमने l है, और जिसकी जगह हमने a रखा है, इसका मतलब f इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a भी है। तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हैं। तो आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये इतने ईजी क्वेश्चन है कि कोई इनका लिमिट नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चंस भी आपका टाइम ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको। अब देखिए मैंने आपको 3-4 टॉपिक बताए, सारे टॉपिक बस एक दिन में कवर हो सकते हैं, बस एक दिन में। अगर आप अब ये अगर 15 डेज़ 20 डेज़ में आपको कवर करना है सिलेबस, तो अब आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के काम नहीं चलेगा। इसमें आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। अब 8 to 10 आवर्स के बीच में आपको माइंड इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो सब माइनस करने के बाद 8 to 10 आवर्स मैंने बोला है। ऐसे आप 15 to 16 भी ले सकते हैं। अब एक दिन में अगर आप पढ़ देते हो अच्छे से, ये सारे टॉपिक ख़त्म हो सकती हैं एक दिन में। और आपको ये रीजनिंग के ये सारे चैप्टर्स 4 बार ख़त्म करने हैं, 4 बार आप ख़त्म कर दोगे, आपकी वहाँ ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। एक लीनियर पजल्स के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, जो कि बहुत इजी माने जाते हैं। अगर आपके अटैम्प्ट में आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो कोई लीनियर पजल्स के क्वेश्चन में मोस्टली होता है जैसे कि 8 लोग हैं, वो एक ही रो में साथ में बैठे हुए हैं, और उनसे रिलेटेड पजल होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस एक ही लेयर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं। और मैं एक बात आपको दोबारा बता देता हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्या करना है उसके टिप्स दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताता हूँ कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें कि 2 वर्ड्स सब्स्टिट्यूट करने होते हैं एक लाइन में, और आपका क्लोजर टेस्ट होता है, पैराजम्बल, और ग्रामेटिकली जो एरर्स होते हैं वो होते हैं, और वर्ड मीनिंग्स होते हैं, और पैराग्राफ होते हैं। और इसके अंदर जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जो आपको करना है, अगर आपसे वो नहीं हुआ आप डूब के मर जाओ, वो होता है क्लोजर टेस्ट। 5 से 10 मार्क्स का आता है।
सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है इंग्लिश अगर आपको करना है तो सबसे पहले इंग्लिश का क्लोजर टेस्ट पकड़ो। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के अंदर आपके कुछ वर्ड्स ओमिट कर दिए होते हैं। मोस्टली 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर 10 क्वेश्चंस आ गए आपको 10 में से 10 पक्के। इतनी प्रैक्टिस करनी है, 10 में से 10 पक्के, और इसको प्रैक्टिस करनी जरूरत नहीं, 5-6 क्वेश्चन भी कर दिए तो आप 10 में से 8-9 तो कर ही दोगे। इतना ईजी होता है, बहुत ईजी होता है क्लोजर टेस्ट। आपको बहुत कोई लेवल नहीं होता इसका, बिकॉज मैंने आपको पहले बता दिया इसके अंदर नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है इस एग्ज़ाम में। नॉलेज आपका मेंस में टेस्ट करेंगे, इसके अंदर आपकी स्किल एक्यूरेसी कितनी है, कितनी फास्ट आप प्रोसेस करता है आपका ब्रेन, वो चेक हो रहा है। ठीक है, तो आप क्लोजर टेस्ट आप अगर क्वेश्चन पेपर साथ में रखे होंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लैंक एक पैराग्राफ होगा, उसमें ब्लैंक स्पेस होंगे कुछ, उनको फिल करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से भरना बहुत ही आसान होता है। आपको पैराग्राफ भी दे दिया, बस एक सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आंसर, बहुत ईजी होता है ये। उसके बाद जो क्लोजर टेस्ट है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको ईजी पड़ता है वो है वर्ड मीनिंग। अगर आपको वर्ड्स के इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको उस वर्ड की मीनिंग आ गई जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है क्वेश्चन, आप सीधा लिख दोगे, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं होगी उस चीज़ को लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हैं। जो मैंने आपको बुक बताई लूसेंट की, और भी कोई भी बुक आप या फिर गूगल करिए सजेस्टेड जो इस एग्ज़ाम्स को लेकर के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को देखिए। और सबसे जो अच्छी बात है वो है न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो क्योंकि बिकॉज सारे के सारे वर्ड्स आपके न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं उसी से रिलेटेड, उसी में से उठा करके दिए होते हैं। जितने भी वर्ड्स होते हैं 90% वो वर्ड्स वहीं से होते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आप वो बुक उठाओ अपनी और उसके अंदर वर्ड्स दिए होंगे वो पढ़ो। और अब उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते इसके अंदर, तो वो उन्हीं वर्ड्स को आप पढ़ करके करो। अब अगला आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ से बहुत आसान आता है, लेकिन उसमें मुश्किल बात ये होती है कि उतना बड़ा पैराग्राफ पढ़े कौन। अगर आप इंग्लिश अटैम्प्ट करते हो और पैराग्राफ आपका करने का मन है, क्योंकि अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं आती होंगी तो पैराग्राफ ही आपको बचाएगा, तो पैराग्राफ आप सबसे पहले करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट के टाइम में पैराग्राफ सॉल्व नहीं होने वाला और बहुत कोई समय नहीं लगता। अगर कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो 5 से 6 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। और 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 से 6 मिनट में आपने पढ़ दिया, 4 मिनट में उन 10 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेट कर करके आपको उसी वक्त आंसर निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ नहीं करना, आंसर नहीं देना, तो भी आप पैराग्राफ सामने आते हैं उसमें हाईलाइटेड वर्ड ढूंढिए। हाईलाइटेड वर्ड कहाँ पर है? जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं उससे रिलेटेड, या तो अगर देखिए आपको उसका मतलब पता है कि नहीं, या उस लाइन को पढ़ के आपको उसका मतलब पता चलता है कि नहीं। अगर पता चल जाता है तो उसके ज़रूर आपको अपोजिट मीनिंग या फिर उसकी मीनिंग पूछ रहे होंगे, तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत वहाँ पे जाइए और उस क्वेश्चन को कर दीजिए। 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के और दोनों 2 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। पैराग्राफ से लेकर के उसका मतलब निकालना बहुत आसान होता है इंग्लिश में। अब आपका सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको पहले से नहीं आता है तो आप एक बार में नहीं सीख सकते। आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर बेसिक नॉलेज है तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इतना इजी है इसमें, इसके अंदर मार्क्स स्कोर करना। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जो प्रैक्टिस जो मैं करता था मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने सीधा एक बुक उठाता था, एरर वाली जो चीज़ें होती थी, मोस्टली नाउन वाला कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं, सिंटैक्स एरर, इस टाइप के जो 3-4 एरर्स हैं वही मोस्टली ये रिपीट होते रहते हैं, वो सारे के सारे एरर्स आपके। और आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, अगर आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में है तो निकालिए ग्रामेटिकल एरर और उसको देखिए, और 2 साल का क्वेश्चन पेपर आप रखिए अपने हाथ में, उसके सोल्यूशन के साथ आप देखिए उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैच कर रही होंगी कि एक आपको पैटर्न दिखेगा। जैसे आपको पैटर्न दिखेगा आपको वही टॉपिक बुक से उठा करके पढ़ना है। सिंटैक्स के जैसे इज़ आर ए एन का भी यूज़ होता है, जैसे कि हम एन का यूज़ करते हैं वोवेल से पहले, लेकिन जब यूनिवर्सिटी यूज़ करते हैं तो हम ए यूज़ करते हैं। एंड यूनिवर्सिटी नहीं होता, अ यूनिवर्सिटी होता है। एक जैसे ये एक एक्सेप्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सेप्शन पकड़िए। जैसे इस टाइप के पकड़ेंगे आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ग्रामेटिकल एरर तो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। इस टॉपिक के अंदर आपको इजीली 20 से 25 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो 20 से 25 मार्क्स इजीली, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कहीं नहीं गए। क्लोजर टेस्ट स्पेशली 10 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। पैराग्राफ में 2 मार्क्स, वर्ड मीनिंग में अगर 10-5 जितने भी आते हैं 1-2 तो करना ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर या 10 नंबर का भी आता है। एक लाइन होती है, 2 वर्ड लिखने होते हैं, उसको करना बहुत आसान होता है। सोचो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है यार, 4 ऑप्शन में से उसमें आप पैराग्राफ, एक लाइन है, एक लाइन के मतलब नहीं निकाल के डाल सकते हो। बहुत आसान है उसको करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस 8-10 क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। अब अगला है पैराजंबल। पैराजंबल में क्या होता है, अलग अलग सेंटेंसेस दिए होते हैं।
उन सेंटेंसेस को आप जंबल किए होते हैं कि पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सी लाइन होगी। इसको करना आसान तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो मैं सजेस्ट क्या करूँगा, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है फिर भी आप लाइन पढ़ लो। लाइन पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पहला लाइन कौन सी होगी। पहली और आखिरी लाइन का आइडिया मिल जाता है, और इन क्वेश्चंस में हमेशा पहली और आखिरी लाइन पूछ ही लेता है। पहली आखिरी लाइन क्वेश्चंस में पूछ रखा है, आप पहली लाइन ढूंढो कौन सी है और उसको सीधा का सीधा आंसर उसका डालो। और अगर आपको पैरा जंबल आता है और नहीं भी आता है तो मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा पैरा जंबल सॉल्व करने का तरीका। 2 तरीका होता है। पहला, ऑप्शंस को देखते हैं और फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, और जो भी लाइन्स होती है वो पढ़ते हैं कि फर्स्ट प्लेस में कौन सा होगा। 4 ऑप्शन होंगे और 5 लाइन होगी, कम से कम 5 लाइन होगी। एक लाइन तो सब्स्टिट्यूट हो गई, बाकी 4 बचे, लेकिन आप उस 4 में भी कन्फ्यूज रहोगे। एक तरीका ये होता है ऑप्शंस देखना, लेकिन ऑप्शंस मैं देखना प्रेफर नहीं करता। मैं उस पैराग्राफ का मीनिंग समझने की कोशिश करता हूँ और उसके हिसाब से आइडिया लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5 क्या होगा। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा आपका दिमाग किस वे में काम करता है। या तो पैराग्राफ से छांटना, वो ऑप्शंस में से छांटना, इसमें सेकंड में ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं जो फर्स्ट में नहीं दे रखे हैं, कॉमन चीज़ें काटना, और वो उस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। तो आप उस तरीके से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या कम टाइम में होता है। अगर नहीं होता तो मेरा तरीका सबसे बेस्ट है। आप पैराग्राफ का मतलब समझो, 1 2 3 4 करो, फिर देखो आपके सारी चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं, और फिर अपना वो काटो। मैं 10 में से 5, मैं जब स्टार्टिंग किया था मैंने 5-6 क्वेश्चन ऐसे किए और मेरे को ये तरीका बहुत अच्छा लगा। हर 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हो जा रहे थे, तो इसलिए मैं ये तरीका यूज़ करता था और एग्ज़ाम में भी मैंने यही तरीका लगाया और पास भी हुआ। ठीक है, अब आपकी इंग्लिश की थोड़ी बहुत आपको आइडिया मिल रहा होगा। आप सामने क्वेश्चन पेपर रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है पास करने के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं पढ़ रहे, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप अपना समय वेस्ट करोगे, गधा मजदूरी करोगे और पास भी नहीं होगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ना है। सारे के सारे पैटर्न्स उसी में से हैं, जो भी मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ सब उसी को एनालाइज करके आए हैं। अब मैं आपको मैथ्स में बता रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स आती है तब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर नहीं आती है तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ क्या करना है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती, आप ब्लैंक हो एकदम, आपको पता ही नहीं, मैथ्स में फट जा रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा, तो जो मैंने किया वो करो। सबसे पहले आप क्या करो कि मैथ्स में ग्राफ और टेबल 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, उसमें दिमाग नहीं लगता। दिमाग क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो तो टेबल में डाटा दिया, डाटा को फॉर्मूले में डालना है। फॉर्मूला कहाँ है? क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला मतलब क्या? जो क्वेश्चन दिया होता है वो खुद ही इतना सिंपल होता है कि वो फॉर्मूला ही एक तरीके से आपको दे देता है। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि इतनी सिंपल चीज़ें वो पूछता है आपसे कि आपको उसके लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा थिंकिंग पावर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए कह रहा हूँ। जो टेबल है आपका वो और ग्राफ, ये दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है, अगर आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं है मैथ्स पढ़ने में, तो आप प्लीज़ इन 2 टॉपिक्स को ज़रूर करिए। ये दो टॉपिक्स आपको पास करवा सकते हैं। 10 मार्क्स का टॉपिक है ये। अब अगला टॉपिक जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा मैं एवरेज का। एवरेज चैप्टर आप करना बहुत आसान है। ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा और सिलेबस में भी काम आएगा। एवरेज चैप्टर से आप अपनी पर्सनल नॉलेज भी बढ़ाते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है एवरेज चैप्टर की कि जो एवरेज चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है, जैसे एज के क्वेश्चंस आते हैं। एज के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एवरेज, जिसमें आपको जब तक नहीं निकालना आएगा आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। और इस टाइप के क्वेश्चंस रियलिटी में आते हैं, ये ऐसे ही फेक नहीं है। तो आप एवरेज चैप्टर को भी करें। एवरेज चैप्टर मतलब कि सिर्फ ये 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 ये चीज़ एवरेज नहीं होता। आप पढ़ो चैप्टर को, आपको पता चलेगा एवरेज चैप्टर में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, आपको समझना पड़ेगा उनको। एवरेज चैप्टर करेंगे, आपके एज का भी चैप्टर एक तरीके से आपको आएगा, जो एज के जो क्वेश्चंस हैं। मिक्सचर जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर आपका एवरेज का यूज़ होगा, तो एवरेज बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एवरेज चैप्टर भी करें। अब अगला है सीरीज़ का। एक सीरीज़ के क्वेश्चन 5 आते ही आते हैं, कंफर्म आने हैं वो 5 क्वेश्चन। सीरीज़ के क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसका मैथ में एनालिटिकल पावर कम है लेकिन रीजनिंग अच्छी है, तो उसको सीरीज़ के क्वेश्चन भी आते होंगे। तो अगर उसको सीरीज़ के क्वेश्चन की नॉलेज है तो वो सीरीज़ के क्वेश्चन मैथ्स पार्ट में भी आते हैं। और इसके लॉजिक, मैथ्स के जो लॉजिक होते हैं सीरीज़ के, थोड़े से लूज़ होते हैं रीजनिंग के मुकाबले में। रीजनिंग में थोड़े से ज़्यादा लॉजिक लगते हैं सिवाय मैथमेटिक्स के। तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीरीज़ के क्वेश्चन आप ऐसे ही अटैम्प्ट करोगे 5 में से 1 भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप 100-200 क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तब आपको यूँ सॉल्व होगा आपसे क्वेश्चन सारे। आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, कि अब आपको देखते ही लग जाएगा कि हाँ ये तो आइडिया मेरे को पता चल गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज पैटर्न फिक्स्ड है।
एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पैटर्न है, वो यही तो देख रहे हैं कि आप उस पैटर्न को पूरा ही पढ़ दो और उसकी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि टाइम ना लगे। यही तो देख रहे हैं। उसको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल बंदा नहीं चाहिए, उसको बस टाइम, जिसको मैनेजमेंट अच्छे से आता हो वो आदमी चाहिए, जो कि इस जॉब की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, कैसे आपको अपने टाइम जो लेते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको कम करना है। तो अपने सीरीज़ का एक मैंने आपको बताया करने के लिए। दूसरा एक है कि पाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं बहुत, पाइप से रिलेटेड जो आते हैं, या फिर वर्क टाइम, आप चैप्टर सुने होंगे, वर्क टाइम के जो आते हैं, ये पाइप्स और टैंक्स के क्वेश्चन और ये वर्क बहुत ही आपस में रिलेटेड हैं। ये वर्क टाइम के क्वेश्चंस, वर्क टाइम के क्वेश्चंस के एग्जांपल जैसे कि 2 आदमी और 3 औरत 4 घंटे में 15 खिलौने बनाते हैं, तो 15 आदमी और 18 औरतें कितनी देर में बनाएंगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, और ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। कुछ कुछ जगह पे हार्ड हो जाएगा, जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि 4 आदमी ने स्टार्ट किया, बीच में 2 लोगों ने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वहाँ पे भी हार्ड हो जाता है। फॉर्मूले जो हैं वो बहुत टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ तरीके जानता हूँ जो कि बहुत सिंपल हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इन टॉपिक्स पर भी एक वीडियो बना दूँगा, अगर आपको किसी बुक्स में नॉलेज नहीं मिलेगी तो, वरना जो मैंने बुक्स बोली उनमें नॉलेज मिल जाती है लगभग। तो आपको इसके अंदर जो है ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होता है, पाइप्स का और टैंक का क्वेश्चन एग्जैक्टली रिलेटेड होता है। बैक टू बैक आप इस दोनों चैप्टर को पढ़ो, आपको एक चैप्टर जैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ दिया, दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा आपसे, इतने ये रिलेटेड है आपस में। तो इन क्वेश्चन को आप, इन चैप्टर को जब आप कर दोगे, उसके बाद आपके पास कोई खास नहीं बचेगा। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आते हैं। एक आप अगर आपके पास टाइम बचता है एग्ज़ाम में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड आप सीख लो। एक मेरे ख्याल से 8th क्लास का है, सिलेबस में होता था शायद ये इक्वेशन सॉल्व करना। इक्वेशन आपके आते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। पूछ लेगा एक्स बड़ा या वाई, तो आपकी वैल्यू निकलेगी तभी तो आप बताओगे, और आपको वैल्यू निकालनी भी नहीं पड़ती, स्टेप्स के बीच में पता चल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन सा बड़ा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अगर टाइम बचा होगा एग्जाम हॉल में तो आप ये कर सकते हो। तो अगर आपको एक चीज़ आपको समझ में आ रहा हो कि जो जितना सिलेबस है, ये रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको इन सब में से टॉपिक्स हटा करके चीज़ें बता रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ने का तरीका पास होने के लिए यही है। आप पूरा सिलेबस पढ़ दोगे और आपके पास टाइम ही नहीं है, या फिर आपको टाइम नहीं देना चाहते, या आप में पढ़ने का मन ही नहीं होता, लेकिन नौकरी चाहिए, तो आपको यही तरीका करना पड़ेगा। एक चैप्टर को 10 बार पढ़िए, सिवाय 2 चैप्टर को 5-5 बार पढ़ने से स्पीड बढ़ेगी। इसमें एक्यूरेसी का टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। जो टॉपिक्स मैंने बोले आप इन्हीं को पढ़ लीजिए। अगर आप में दिमाग नहीं है एनालाइज करने की, तो जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ इनको पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ आप पास होगे, गारंटी देता हूँ। तो यही है सम अप आपका इसका। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ एग्ज़ाम हॉल में, कि आपको एग्ज़ाम देते वक्त क्या सोचना है, क्या माइंड में रहना चाहिए। देखिए इसमें आपको माइंड बहुत ही फ्रेश होना चाहिए इस एग्ज़ाम में, बिकॉज 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हैं, पढ़ भी नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 25-30 क्वेश्चन क्या थे। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको एक सबसे बड़ी घाटा ये कि एक बार में आपको एक ही क्वेश्चन दिखता है। जैसे हम क्वेश्चन पेपर होता है, एक बार में 5 या 10 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये रॉयल्टी वहाँ पर नहीं होती है। इसके अंदर एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है। एक फ्लॉज भी है, लेकिन बहुत अच्छी बात भी है। तो सबसे पहला टिप्स है आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम का कि आप अपना ब्रेन एकदम फ्रेश रखें उस वक्त। आप थोड़ा सा कुछ गाने सुन सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, 1-2 मिनट पहले, या चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा हल्का सा इन्जॉइंग मोड में आ जाओ, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टिप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, वो है कि आप जब जैसे आपको रफ शीट मिलती है एग्ज़ाम हॉल में, रफ शीट में आप सबसे पहले ABCD A to Z लिख लें, और साथ में उसके नंबरिंग भी, A के नीचे 1, B के नीचे 2, Z के नीचे 26, A to Z आप नंबरिंग कर लें, ताकि अगर रीजनिंग में क्वेश्चंस आ रहा है आपका, जैसे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में अगर अल्फ़ाबेटिकल और सीक्वेंस का यूज़ हो गया, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में आपका सामने लिखा हुआ है, देखते ही आपको वो चीज़ें आ जाएंगी याद, और आपको पता चल जाएगा क्या आंसर है उसका होना है, देखते ही पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये A to Z ज़रूर आप लिखें इसको। सेकेंड टिप ये है कि आप स्क्वायर और क्यूब लाइन से लिख लें, जितनी ज़्यादा लिख सकते हैं उतने ज़्यादा लिख लो, लेकिन 10 तक तो लिख ही लो आप, 10 तक। अगर आपको याद है फिर भी लिख लो। आपको स्क्वायर और ये जो क्यूब रूट निकालने के मेथड्स आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। आप मुझे बोलोगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा। स्क्वायर और क्यूब रूट जो निकालने के मेथड्स हैं, बहुत ही 2-2 सेकंड्स के मेथड हैं, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, उसके लिए भी आपको ये लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये ज़रूर लिख लो, क्यूब और स्क्वायर लिख लो।
1 to 10 के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देख करके कर सकते हो, या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आता उसके ऊपर, तभी भी आपका टाइम थोड़ी ना वेस्ट होगा, एग्जाम में तो गिनती नहीं हो रही उस टाइम की। तो आप ये काम ज़रूर करो, टिप कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और उसके बाद आपका ये है कि फोर्थ टिप ये है कि आप जब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन पढ़ने से पहले पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ते, हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। कुछ ज़्यादा भी रिलैक्स नहीं करना माइंड को। मेरा ये कहना है कि आप लास्ट टाइम तक पढ़ो, बिना दिमाग को प्रेशर दिए। ये नहीं कि आपका दिमाग सर दर्द हो रहा है फिर भी पढ़ रहे हो, लेकिन बिना दिमाग को प्रेशर दिए हुए जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो। लास्ट के 1 मिनट भी आप नहीं छोड़ना आपको पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपको पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे हिसाब से आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आपका लास्ट टिप ये है कि आप मेडिटेट करो एग्ज़ाम से पहले एक बार। जैसे आपको मिलने वाला एक क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने वाला है, 10 मिनट पहले एक बार मेडिटेट करोगे ना, आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मेडिटेट क्या करना है कि आपको एक लंबी सांस लेनी है, आंख बंद करना है और सोचना है कि पॉजिटिव जा रहा है, और जब इनहेल करना है आपको, तो आपको लगेगा कि ब्लैक आपकी सारी चीज़ की नेगेटिव निकल रही है। अब 10 मिनट तो बहुत हो गया, 2 या 3 मिनट भी कर दोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपके माइंड की। तो ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं भूल गया कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आप जो सबसे अच्छे से आता है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में, आप सीधा उस सेक्शन पे जाओ और वो सेक्शन को सबसे पहले करो। सबसे पहले करने का मतलब ये नहीं कि उसको पूरा करना है। जैसे आपको रीजनिंग का पहले अच्छी आती है, 35 क्वेश्चन में आपने 15 कर दी, जैसे 15 कर दिया आपका सेक्शनल कट ऑफ पार हो गया। अब मैथ्स में आ जाओ, मैथ्स में 10, 12, 15 जितना कर सकते हो उतना करो। फिर तुरंत इंग्लिश में आ जाओ, 10, 15 कर दो। तो तीनों सेक्शन के जैसे कट ऑफ पार हुए, फिर जो आपको सबसे अच्छा आता है उसके ऊपर पढ़ जाओ और उसके सारे क्वेश्चन कर दो। समझ में आया आपको ये चीज़? और ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है इस टेक्निक से जो मैंने आपको बताया एनालाइज करने की, और प्लस इन टिप्स का यूज़ करके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पास ना हो जाओ। सिर्फ 20 दिन भी बहुत है, 15-16 दिन में भी हो जाओगे आप। 4-5 दिन का तो फिर भी इसमें स्कोप है, 20 दिन में आप गारंटीड पास हो जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको और भी किसी एग्ज़ाम्स के बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस देखने हो तो आप वो भी कमेंट करिए, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।